इस देश के राजनीतिक नेतृत्व ने ऐसा क्या किया कि 70 सालों के बाद एक देश में चुनाव हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर लड़ा जाता है, विकास के सूचकांकों के आधार पर नहीं। हिंदी साहित्य पढ़ती हूँ तो मुझे वो हिंदी साहित्य नहीं, हिंदू साहित्य नजर आता है। ये सारा का सारा छल एकेडमिया के माध्यम से हमारे साथ लगातार किया जा रहा है, और जैसे ही लक्ष्मण यादव जैसे कोई लोग सामने आकर इसकी बात करते हैं तो आप वहां से हमको निकाल देते हैं, और आपका हर एक व्यक्ति देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा तो देश कोई नदी पहाड़ जंगल नाले से नहीं बन जाता है, वो उसके नागरिकों से बनता है। आज की तारीख में इस प्रोसेस को डिसमेंटल की सेंस में, हेड मेरा, मैंने बनाया अपनी मर्जी से, डीन मैंने बनाया अपनी मर्जी से, जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हैं वो मैंने चुने एज ए वाइस चांसलर, जो मैं कहूंगा वही बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को आज की तारीख में क्वेश्चन करने की जरूरत है कि जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें कहां कहां खामियां हैं। कंपोजिशन वही है जो पहले था। शिक्षा हासिल करना शुरू किया और दावेदारी दिखानी शुरू की, बातचीत करना शुरू किया। आप 1990 के आसपास निजीकरण ले आते हैं, और निजीकरण के माध्यम से आपने हमारी सरकारी उपस्थिति की दावेदारी ही खत्म करने का प्रयास किया। ये सारा का सारा किस तरह के किसी भी देश का, हम लोग जब छोटे थे तो सुना करते थे, अमेरिका कहता है कि आप किसी तरह की चिंता, अमेरिका से पूछा जाता है कि आप किसी तरह की चिंता क्यों नहीं करते हैं, आप इतने निश्चिंत होकर के लगातार आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो वो कहता था कि हमारे पास हमारा एकेडमिया है ना। मेरे देश का एकेडमिया क्या कर रहा है? मैं आप लोगों से यहाँ ये सारी उपस्थित प्रतिनिधित्व से भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि मेरे देश के एकेडमिया ने ऐसा क्या किया, इस देश के राजनीतिक नेतृत्व ने ऐसा क्या किया कि 70 सालों के बाद एक देश में चुनाव हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर लड़ा जाता है, विकास के सूचकांकों के आधार पर नहीं। ये सवाल हमको सबको अपने आप से करने चाहिए, और इसके जवाब में आप देखते हैं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था कि सिलेबाई क्या है। आपका सिलेबस फ्रांचेस्का ओर्सिनी ने लिखा ही है कि जब कभी भी मैं हिंदी साहित्य पढ़ती हूँ तो मुझे वो हिंदी साहित्य नहीं, हिंदू साहित्य नजर आता है। जब आपका सिलेबाई इस तरह से तैयार किया जाता है तो विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, जबकि विश्वविद्यालय एक लोकल जगह पर कहीं बनाया जाता है तो उस लोकल की क्या भूमिका है, एक ग्लोबल तरीके से उसको वहां प्रस्तुत किया जाए, ऐसा नहीं हुआ। अनुसूची 5वीं के तहत जो आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, मैं आपसे दावे के साथ कहती हूँ, आप जा करके वहां चेक कर लीजिए कितने आदिवासी हैं। ये सारा का सारा छल एकेडमिया के माध्यम से हमारे साथ लगातार किया जा रहा है, और जैसे ही लक्ष्मण यादव जैसे कोई लोग सामने आकर इसकी बात करते हैं तो आप वहां से हमको निकाल देते हैं। किस तरह का देश चाहिए? जब तक आपकी डाइवर्सिटी, आपकी विविधता और आपका हर एक व्यक्ति देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा तो देश कोई नदी पहाड़ जंगल नाले से नहीं बन जाता है, वो उसके नागरिकों से बनता है, और जैसे नागरिक होंगे देश की वैश्विक उपस्थिति उसी तरह की होगी। ये हमको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो सारी की सारी आवाजें दबाई जा रही हैं। अभी बताया 145 लोग निकाल दिए गए, राहुल गांधी निकाल दिए गए, महुआ मोइत्रा निकाल दी गई, लक्ष्मण यादव उसमें शामिल है, और पता नहीं अब 24 तक क्या होने वाला है। हम एकेडमिया, पॉलिटिक्स, जितने भी लोग इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, फिर से बहुत ध्यान दें, और इन सारी चीजों को आप प्रेस के माध्यम से देश की जनता के साथ आह्वान है
कि अपने देश को समझे। देश हमारा है, किसी एक निजी विचारधारा का नहीं है। उस डाइवर्सिटी का सम्मान करते हुए हम देश को बचाने के लिए, अपने देश की शिक्षा को बचाने के लिए, उसके लोकतांत्रिकरण को, उसकी संवैधानिक स्थिति को बचाने के लिए एक साथ एकजुट खड़े हों। धन्यवाद। जय भीम। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक केस है जहां पर ट्रांसपेरेंसी का मिसयूज हो रहा है। एक दिन में आप 200-300 कैंडिडेट बुलाते हैं तो आप दिखाते तो हमने सबको बुला लिया। दिस इज मिसयूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वेरी वेल, हमने सबको बुला लिया। अब 200 कैंडिडेट कैसे करेंगे? मेरी जेब में पर्ची है, मुझे पहले से पता है किसको करना है, तो पर्ची निकालूंगा, सिलेक्शन हो गया। बाकी 199 को रिजेक्ट करना अगर एक पोस्ट है तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, नॉट ए सिलेक्शन। तो हमें क्वेश्चन करना पूरी प्रक्रिया को। बहुत सारी यूनिवर्सिटी साथ में इसी को, ट्रांसपेरेंसी को कैसे खत्म करें, दो तरह से प्रोसेस को हाईजैक कर लिया गया। आइदर मिसयूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी को ही खत्म कर दें। आप कैंडिडेट का नाम रिवील नहीं कर सकते कि किसको किसको सिलेक्शन में बुलाया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी प्रोसेस फॉलो कर रही हैं। उसमें क्या है कि आप अपना फॉर्म का नंबर डालिए, आपको पता लगेगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड है कि नहीं है। मुझे यह पता नहीं कि मेरे वर्क कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं। तो दिस इज टोटली इनट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सो दो चीजें इस तरह से चल रही, तो प्रोसेस को किस तरह से डाइवर्ट करके सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। तीसरी बात, अपूर्वानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो लोग आ रहे हैं कौन है। एक ही तरह के एक्सपर्ट बार बार आते हैं। कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? क्या एक्सपर्ट को बुलाने का कोई प्रोसेस है? एक बड़ा अच्छा सा प्रोसेस डेवलप था कि जिसमें एक सेंटर और डिपार्टमेंट से उनके नाम जाते थे, देन वाइस चांसलर ने चॉइस की किसको बुलाएं। आज की तारीख में इस प्रोसेस को डिसमेंटल किस सेंस में, हेड मेरा, मैंने बनाया अपनी मर्जी से, डीन मैंने बनाया अपनी मर्जी से, जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हैं वो मैंने चुने एज ए वाइस चांसलर, जो मैं कहूंगा वही बोलेंगे, सब तोते की तरह आवाज करेंगे। तो इसलिए जो पूरी प्रक्रिया है अपॉइंटमेंट की, जिसमें कि सिलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हेड, डीन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी राइट नाउ इन मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। आज की तारीख में हेड और डीन को नहीं बुलाया जाता है सिलेक्शन कमेटी में। और बहुत जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद फिजिकल मोड में हो रहा है, जेएनयू में आज की तारीख में एक्सपर्ट ऑनलाइन है। ये जो ब्लेंडेड मोड, कहीं ब्लेंडेड भी, आधे ऑनलाइन आधे ऑफलाइन, जो पूरा प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, मुझे तो लगता है आज की तारीख में जब आदमी सिलेक्शन कमेटी से आता है उससे पूछे भाई किसका सिलेक्शन हुआ, उसको पता नहीं है। कई बार ऐसा लगता है जैसे ब्लैंक पर साइन करके आ गया है कि भैया भर लेना नाम, जिसका भर लेना। मुझे कई बार ऐसा महसूस होने लगा है कि जब आपको पता ही नहीं अंदर से आगे किसका सिलेक्शन हुआ तो आप ब्लैंक पर साइन करके आ गए। तो इस प्रोसेस को आज की तारीख में क्वेश्चन करने की जरूरत है कि जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें कहां कहां खामियां हैं। कंपोजिशन वही है जो पहले था, इसलिए आज की तारीख में जब हम मेरिट का क्वेश्चन उठाएंगे तो एक क्वेश्चन था, कंपोजिशन तो वही है, हमने कोई बदलाव तो किया नहीं है। आप भी एक्सपर्ट बुलाते थे, हम भी एक्सपर्ट बुलाते, इंटरव्यू होता था, आज भी होता है। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए हम लोगों की, हम उस प्रोसेस को क्वेश्चन करें जिस तरह से इंटरव्यू होल्ड हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात और मैं कहूंगा जिसमें था कि डिसेंटिंग वॉइस बहुत क्लियर है। पार्लियामेंट में जिस तरह से लोगों को सस्पेंड कर दिया है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी आज की तारीख में जिस तरह से कंपोजिशन डिसीजन मेकिंग का हो रहा है, वो बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से डिसेंटिंग वॉइसेस को सप्रेस करने का तरीका है। उसमें क्या है कि प्रेशर, थ्रेट्स, एसोसिएशन के इलेक्शन नहीं होने, एसोसिएशन को ताला लगा देना है, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं होने, बंद कर देने हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब जो भी आवाज उठाएगा उसको आप आने ही आगे बढ़ने देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन है कि हम जो वेल डिफाइंड प्रोसेस हमारे पहले से बने थे उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बिना मिसयूज होते हुए आज की तारीख में उसको हम कैसे रीइंस्टेट कर सकते हैं। मेरी लड़ाई का मुद्दा ये है और हम सबको इसको आगे बढ़ते हुए लाना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।